ड्रामा सीरियल फर्क के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि जैसे ही कमाल बेध्यानी के साथ जा रहा होता है वहाँ से सीढ़ियों से गिर जाता है जिसकी वजह से उसे काफ़ी ज़्यादा चोट आती है और डॉक्टर उसको रेस्ट का कहते थे और कहते हैं कि तुमने कोई भी काम नहीं करना है, अपना बर्डन जो है अपने कंधों से अब उतार दो तो ही बेहतर है। इसलिए आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा कमाल परेशान होता है और उसको समझ नहीं आती कि वो आखिर क्या करे। वो ईर्षा को कहता है कि तुम अगर मेरे काम को सँभाल सकती हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। कुछ दिनों की बात है, मेरा बोझ हल्का हो जाएगा। क्योंकि आइज़ल जो है वो तो बिल्कुल भी इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देती है और मुझे पता है कि वो इन कामों को समझती भी नहीं और ना ही कर सकती है। आगे से आप देखेंगे कि ईर्षा उससे कहती है कि नहीं, मैं इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी नहीं ले सकती हूँ। आप मुझे रहने ही दें तो ही बेहतर है। इस बात का ज़िक्र वो दानियाल से करेगी और कहेगी कि इस तरह से कमाल गिर गया है और उसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है जिसकी वजह से डॉक्टर ने उसे रेस्ट करने को कहा है और इसके बाद वो मुझे फ़ोर्स कर रहा है कि मैं उसके काम को हैंडल करूं। मैं तुम्हारा नाम नहीं ले सकती थी कि तुम उसके काम को अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हो, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। मैं इस चीज़ के लिए एग्री नहीं हूं कि मैं उसके काम को संभालूं। इसके बाद दानियाल को एक मौका मिल जाता है और वो ईर्षा को कहेगा कि तुम उसके काम को क्यों नहीं संभाल लेती। तुम्हें चाहिए कि तुम सारा बिज़नेस उसका सँभाल लो ताकि तुम्हारे पास ही सारा कुछ हो। तुम नहीं जानती हो कि किसी वक़्त भी ये तुम यानी तुम्हें इधर से निकाल सकता है, तो इसलिए तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं रहने वाला है और बेहतर यही है और यही मौका है कि तुम्हें हर चीज़ को हैंडल करना होगा और तुम्हें हर चीज़ अपने अंडर करनी होगी। इस पर ईर्षा पहले तो नहीं मानती लेकिन बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करने के बाद इस चीज़ के लिए एग्री हो जाती है और कहती है कि ठीक है, मैं बात करूँगी और मैं इस चीज़ के लिए एग्री हूँ। जैसे ही वो कर जाती है, जाकर कमाल से बात करती है और कहती है कि मैं इन सब बातों के लिए एग्री हूँ, तो कमाल काफ़ी ज़्यादा खुश होता है कि उसने उसकी बात का मान रखा है। लेकिन वो बहुत बड़ी गलतफ़हमी में है कि उसने उसकी बात का मान नहीं रखा, बल्कि उसने दानियाल की बात का मान रखा है। दानियाल को तो अपना लालच है और वो अपना लालच पूरा करने के लिए इसको इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन ईर्षा को तो इन बातों की बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। क्योंकि दानियाल जो है वो ईर्षा को दोनों हाथों से लूटना चाह रहा है, उसका दिल है हर चीज़ वो अपने अंडर कर ले। ईर्षा फ़िलहाल इन बातों को नहीं समझ रही है। बहरहाल कमाल काफ़ी खुश है कि उसने इस बात का मान रख लिया है और उसके दिल से काफ़ी बोझ हल्का हो गया है। इसके बाद आप देखेंगे कि जैसे ही कमाल बात करता है आइज़ल से और आइज़ल को कहता है क्या तुम्हें ये मेरी बात पसंद आई है, यानी कि अब सारा काम जो है ऑफिस का वो अब ईर्षा ही संभालेगी। पहले तो आइज़ल चौंक जाती है और बड़ी हैरान होती है कि आखिर ये क्या कह रहे हैं और कहती है कि आखिर उन्हें इतनी छोटी मामा को इतनी समझ कैसे है और किसी चीज़ की नहीं है। आप कैसे उन पे हर चीज़ को छोड़ सकते हैं, वो इन बातों को हैंडल नहीं कर सकती हैं। इस पर आप देखेंगे कमाल कहता है कि नहीं, वो बहुत समझदार है, वो हर चीज़ को हैंडल कर लेगी। मुझे इस चीज़ की कोई भी परवाह नहीं है, मुझे यकीन है कि सारा मामला खुद ही तय कर लेगी। जिस पर आइज़ल को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है क्योंकि आइज़ल को समझ आ जाती है कि मैं इसको इस घर से निकालने की सोच रही हूँ, लेकिन उसके कदम तो इस घर में और ज़्यादा मज़बूत हो रहे हैं और ये बात उसके लिए नाक़ाबिले बर्दाश्त बनती जा रही है। इसके बाद आप देखेंगे बहुत ज़्यादा ख़ामोश हो जाती है क्योंकि उस बात का काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है उसको कि आखिर ये सब कुछ कैसे हो सकता है। उसकी प्लानिंग और कुछ है और ये सारा कुछ और हो रहा है और ये बात वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसलिए वो फ़रियाद के पास जाती है, कहती है कि जो कुछ तुम कर रही हो बिल्कुल भी हैंडल करने की कोशिश नहीं कर रही। ऐसा ना हो कि मैं तुम्हारी हर चीज़ को बंद कर दूँ और फिर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं रहेगा। ये बात तुम अपने ज़हन में बिठा के रखना। इस पर वो कहती है कि आखिर मैं तो अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन कोई मामला सेट नहीं हो रहा। इसमें आखिर मेरा क्या कसूर है? मेरे साथ तो तुम ऐसे ज़्यादती नहीं कर सकती हो और ना ही तुम्हें इस किस्म की ज़्यादती करनी चाहिए। इस पर आप देखेंगे कि वो फ़रियाद को यानी कि आइज़ल जो है फ़रियाद को समझाती है कि तुम्हें बड़ी ही अक्लमंदी के साथ काम करना होगा। ईर्षा बहुत ही चालाक है, वो सारा कुछ अपने अंडर करने की कोशिश कर रही है, लेकिन तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। तुम्हें किसी तरीके से उसको कहना है, कमाल को यानी कि मेरे बाप को कहना है कि मैं खुद हर चीज़ को हैंडल कर लूँगी, अपने अंडर करने की कोशिश करो। लेकिन तुम हो गए, तुम्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है। परियाल भी कहती है हाँ, ये हमारे लिए बहुत बड़ी टेंशन की बात है, ऐसा तो हरगिज़ नहीं होना चाहिए। कभी भी ईर्षा के हाथ सारा कुछ नहीं आना चाहिए क्योंकि इस तरह से उसके कदम इस घर में और ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे और उसको निकालना यहाँ से बहुत ज़्यादा मुश्किल हो
جائے گا। اس لیے ہمیں بہت ہی سوچ سمجھ کے یہ فیصلہ کرنا ہوگا اور سوچ سمجھ کر چلنا ہوگا، اور اب یہ کام تو ہونے ہی نہیں دینا جو بابا کام ہونے آنٹی والا ہے۔ فریال کی طبیعت کافی زیادہ خراب ہو رہی ہے، مجھے لگتا ہے کہ آپ کو انہیں فوراً ڈاکٹر پاس لے کے جانا چاہیے۔ اس پر آپ دیکھیں گے کہ فٹافٹ سے آتا ہے کمال اور جا کر کیا پوچھتا ہے فریال کو کیا ہوا۔ فریال بتاتی ہے کہ میری طبیعت کافی زیادہ خراب ہے، مجھے آئی نیڈ ڈاکٹر، مجھے ڈاکٹر کی ضرورت ہے، مجھے ڈاکٹر پاس لے جاؤ۔ جیسے ہی وہ اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جانے کے لیے لگتا ہے تو آگے سے آپ دیکھیں گے کہ ارسا بڑے ہی غور سے دیکھ رہی ہوتی ہے اور اس چیز کو محسوس کر رہی ہوتی ہے کہ جو کچھ یہ کر رہا ہے وہ بالکل غلط کر رہا ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی تو نہیں ہے کمال کے پاس۔ اس کو ظاہری بات ہے کہ اس نے اس کی مدد تو کرنی ہے، وہ جانتا ہے کہ وہ بالکل بے سہارا ہے اور اس کی مدد کون کرے گا، اس لیے ہی صرف اس نے اس کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ البتہ ایسی ویسی کوئی بات نہیں، جو سمجھ رہی ہے ارسا بالکل غلط ہے، لیکن ارسا جو کر رہی ہے وہ غلط کر رہی ہے، کیونکہ اس کو یہ باتیں زیب ہی نہیں دیتی ہے، چاہے جو مرضی ہو جائے، لیکن اس طرح کی حرکتیں کرنا اس پہ مناسب نہیں ہے، لیکن اس کو اس باتوں کا احساس نہیں ہو رہا اور وہ اپنی ہی زندگی میں بس مگن ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آئزل جو ہے وہ جا کر کہتی ہے اس ارسا کو کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میرے بابا جو ہیں فریال آنٹی کی طرف زیادہ دھیان دے رہے ہیں اور ہر آئے دن ان کے ساتھ ہی وہ وقت گزارتے ہیں۔ آپ دونوں کے درمیان کافی زیادہ مجھے لگتا ہے مس انڈرسٹینڈنگ ہے، جس کی وجہ سے آپ لوگوں کی کوئی بھی بات نہیں ہو پا رہی ہے۔ میں اس چیز کو محسوس کر رہی ہوں، کیا میں آپ کی کوئی مدد کر سکتی ہوں؟ اس پر آپ دیکھیں گے کہ وہ کہتی ہے، ارسا کہتی ہے کہ نہیں، مجھے کسی کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی میں یہ چاہتی ہوں کہ کوئی میری مدد کرے، اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ مجھ سے یہ مشورے، یعنی مجھے جو دے رہی ہو یہ تم اپنے پاس ہی رکھو تو ہی بہتر ہے، ورنہ معاملہ زیادہ مزید خراب ہو سکتا ہے۔ کافی دیر ان کی بھی آپس میں لڑائی جھگڑا چلتا رہتا ہے، کیونکہ وہ بھی سمجھ جاتی ہے کہ یہ بھی فریال کے ساتھ ہی ملی ہوئی ہے، ساری اس کی ملی جلی بقت ہے اور دونوں ایک ساتھ ہی ہیں۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ارسا کہتی ہے کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے تم فریال کے ساتھ مل کر یہ ساری گیم چلا رہی ہو، لیکن اگر تم ایسا کر رہی ہو تو میں تمہیں کبھی بھی ان باتوں میں کامیاب نہیں ہونے دوں گی، یہ تمہاری بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ آگے سے آئزل کہتی ہے کہ اگر آپ کو یہ پتہ چل ہی چکا ہے تو آپ بھی اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لیں کہ میں ایسا کر کے ہی رہوں گی جو میں کر رہی ہوں، اور مجھے ان باتوں سے کوئی بھی روک نہیں سکتا ہے۔ یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ میں آپ کو بہت جلد اس گھر سے نکال کر ہی سانس لوں گی۔ آگے سے آپ دیکھیں گے کہ کہتی ہے ارسا کہ میں اس گھر میں خود بھی نہیں رہنا چاہتی، یہ تمہاری بھی غلط فہمی ہے، تم جو سوچ رہی ہو وہ بالکل غلط ہے۔ میں ایک منٹ کے لیے بھی اس گھر میں رہنا پسند نہیں کرتی ہوں، لیکن میری بھی کچھ مجبوریاں ہیں جس کی وجہ سے مجھے ادھر رہنا ہے۔ آگے سے آپ دیکھیں گے کہ آئزل اس کو کہتی ہے کہ آپ کو جتنا پیسہ چاہیے، جو چاہیے، میں آپ کو دینے کو تیار ہوں، لیکن میں آپ کو ادھر برداشت نہیں کر سکتی۔ اب آپ بھی یہ بات سمجھ لیں تو پھر ہی بہتر ہے، ورنہ آپ کے لیے بھی مشکل ہے اور میرے لیے بھی مشکل ہے۔ مجھے اس طرح کے مزید حربے آزمانے کی ضرورت ہی نہ پڑے اگر آپ میری فوراً سے بات مان لیں اور یہاں سے چلی جائیں۔ آگے سے ارسا کہتی ہے کہ میں بہت جلد ادھر سے چلی جاؤں گی، تمہیں کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔